नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। ब्रेकिंग खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। थोड़ी देर में शुरू होगी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। इस वक्त की अहम खबर, थोड़ी देर में शुरू होगी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। तो लोकसभा में कुछ ही देर में शुरू होगी चर्चा। लोकसभा में कुछ ही देर में शुरू होगी चर्चा। शाम 4 बजे बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण के साथ शुरू होगी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। तो अब से कुछ ही देर में लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है। कुछ ही देर में अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं संसद की ओर। सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 3 श्री वीके सिंह जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर। आइटम नंबर 5 श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कार्यसूची में मत संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री रामेश्वर तेली जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम से उल्लेखित 10 प्रतिवेदन लोकसभा के पटल पर रखता हूं। नंबर 7 श्री कौशल किशोर जी। महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समस्त सूचीबद्ध कागजातों की एक एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री डॉक्टर मंजू परा महेंद्र भाई। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 8 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 10 डॉक्टर संजय जायसवाल। आज की कार्यसूची में अपने नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन संख्या 28, 29 तथा 30 हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 9 महासचिव जी। Sir, I have to report following messages. One, that Rajya Sabha at its sitting held on the 8th August 2023 agreed without any amendment to the National Dental Commission Bill 2023 and the National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023 as passed by Lok Sabha. Two, that Rajya Sabha at its sitting held on the 9th August 2023 agreed without any amendment to the Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023, the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023 and the Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha. Sir, I have also to report a message from Rajya Sabha regarding election of 2 members of Rajya Sabha, Srimati Kavita Patidar and Dr. Karnimodi NVN Somu, to the Joint Committee on Offices of Profit. आइटम नंबर 11 डॉक्टर संजय जायसवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा संकेतित प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाने वाले अंतिम विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण की प्रति पटल पर रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आइटम नंबर 12 श्री अधीर रंजन चौधरी। श्री सतपाल जी। I present the following reports, Hindi and English versions of the Public Accounts Committee 2023-24 as listed against my name at serial number 12 in today's list of business. Number 1, 69th report on issues relating to accounting of cess and levies. 70th report on failure to implement Ministry of Railways orders resulting in damage to railway cables, South Eastern Railway, West Central Railway. 71st report
on implementation of USOF project phase 1 to provide mobile services in areas affected by left-wing extremism. 72nd report on irregularities in awarding of major works of Chief Sage Authority Mumbai. 73rd report on action taken by the government on the observations recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 106th report, 16th Lok Sabha, on improper management of defence deal. Thank you, sir. आइटम नंबर 13 श्री रवनीत सिंह, राम शिरोमणि वर्मा। अध्यक्ष महोदय, मैं आज के कार्यसूची पत्र में क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी। तो आप देख पा रहे थे संसद की कार्रवाई। और अब रुक करते हैं खबरों का। पीएम मोदी के संबोधन से पहले अधीर रंजन का बड़ा बयान। उम्मीद है कि पीएम आज देश को सच बताएंगे। पीएम मोदी के संबोधन से पहले अधीर रंजन का बड़ा बयान सामने आया है। उम्मीद है कि पीएम आज देश को सच बताएंगे। भारत माता कहने का सबको अधिकार है। अधीर रंजन का यह बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष के नेता अधीर रंजन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि भारत माता कहने का सबको अधिकार है। अधीर रंजन ने यह बयान दिया है। राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा। तो कल राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने वक्तव्य के दौरान संसद में भारत माता को लेकर टिप्पणी की थी, उसको लेकर अधीर रंजन का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भारत माता कहने का अधिकार हर किसी को है। राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले अधीर रंजन का बड़ा बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि उनके खिलाफ जो फर्जी दस्तखत करने की शिकायत की गई है वो सिर्फ अफवाह है। वो एक युवा आवाज को दबाना चाहते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा राघव चड्ढा ने। ये रूल बुक है जिसके हिसाब से राज्यसभा चलती है। ये रूल बुक, लाल किताब, इसमें लिखा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इस रूल बुक में जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये रूल बुक कहती है कि किसी भी समिति के, सिलेक्ट कमेटी के गठन के लिए आप नाम प्रस्तावित करते हैं। कोई भी सांसद नाम प्रस्तावित कर सकता है और जिस मेंबर का नाम प्रपोज किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उस मेंबर का ना साइन चाहिए, ना उस मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, ना उस मेंबर का रिटन कंसेंट चाहिए। यानी कि इस रूल की किताब में कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमेटी में किसी भी शख्स का, मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। लेकिन एक झूठा प्रचार फैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया साइन का। जब कोई हस्ताक्षर जमा किया ही नहीं तो ये फर्जी साइन का जो एक अफवाह फैलाई जा रही है, ये सरासर गलत, झूठ और बेबुनियाद है। और ये मैं कानून की पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूं। और मैं आज इस मंच से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने। शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई। मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को। आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको। उनका यही मकसद होगा शायद कि मेरी आवाज को भी दबाया जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये युवा आवाज है, अरविंद केजरीवाल की एक सिपाही की आवाज है। ये आवाज दबने वाली नहीं है। आप कार्रवाइयां मेरे खिलाफ जितनी मर्जी करिए, आरोप जितने मर्जी लगाइए, लेकिन ये आवाज ना दबेगी ना बंद होगी। और इसके बाद आइए आपको लिए चलते हैं सदन की कार्रवाई पर, जहां पर आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बहस हो रही है। बात करेंगे अगली खबर की। इससे पहले हम सदन की ओर रुख करें। रायबरेली की बात कर लेंगे। रायबरेली में राष्ट्र के प्रति निष्ठा, ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य पालन करने के लिए एसपी ने अमृतकाल
पंच प्रण दिलाई है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर एसपी ऑफिस में अमृत पंच प्रण शपथ समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने अपने मातहतों को अमृतकाल पंच प्रण की शपथ दिलाई है, तो वहीं एसएसपी सीओ सिटी शहर कोतवाल समेत एसपी ऑफिस के समेत स्टाफ भी मौजूद रहे। एक तरफ नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो वहीं सिद्धार्थनगर जिले की झांसी नगर पालिका परिषद के 2 सफाई कर्मी का मृत जानवर को सप्त नदी में फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से सफाई कर्मी मृत जानवर को गाड़ी से निकालकर नदी में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया है। वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। वहीं मामले को लेकर नगर पालिका परिषद झांसी के अधिशासी अधिकारी ने कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों में अब बात करते हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, तो वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया और बाकी 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी मिली है कि आरोपियों के कब्जे से लूट के 1,12,000 रुपए, 3 तमंचे, 4 जिंदा व 3 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सदन की कार्रवाई की ओर, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वक्तव्य चल रहा है। अरे प्लीज 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 प्लीज। धन्यवाद स्पीकर महोदय। क्यों माननीय थैंक यू वेरी मच स्पीकर साहब। Sir, I like to concentrate on a few particular issues of the economy, of inflation, of some matters which many honorable members have raised, other than speaking about the economy in general as well. Sir, आज पूरे दुनिया में आर्थिक विषयों में बहुत सारे संकट के समय है। The global economy is struggling with twin challenges of high inflation and also slow growth. मैं उदाहरण के लिए विदेश में जो चल रहा है उसको पहले उठाते हूं, आपके समक्ष रख रही हूं। ये नहीं है कि आई एम टॉकिंग ओनली विदेशी विषय, आई विल कम टू टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक ऑल्सो। ग्लोबल इकोनॉमी सर 2022 में सिर्फ 3% का ग्रोथ देखे। It just grow over about 3% or little more. And the World Bank is now forecasting that 2023 it will decline to 2.1%. Global growth will decline to 2.1%. And in this, I just want to take the example of some developed countries whose situation it is important for us to understand. UK is facing one of the very challenging times, and Bank of England has raised interest rates 14 consecutive times, hiked it, and today it is at the highest level of 15 years. Eurozone is also struggling. The European Central Bank has also seen very high inflation. The ECB, the European Central Bank, has raised interest rates 9 consecutive times, and they're all hikes, and today it is at a 23-year high. If that is the case with European Central Bank, in Germany too, which is the largest economy in Europe, there too the challenges are very, very big, and the IMF expects the German economy to contract
at a projected 0.3% in 2023. इतना नीचे तक जर्मनी के इकोनॉमी भी गिरावट में आ रही है। सर, चाइना, yes, it's a very big economy. दुनिया में यूएस, चाइना, ये सब बड़ा इकोनॉमी है। मैं सीधा उनसे हमारे इकोनॉमी को तुलना नहीं कर रही, मगर चैलेंजेस जो है दुनिया भर के, और उस चैलेंजेस के वजह से इतना मजबूत जो माना जाता था, मजबूत इकोनॉमी चाइना जैसे, आज एकदम कंज्यूमर डिमांड स्टैग्नेशन के सिचुएशन में है और वेजेस स्टैग्नेशन में है। आज भारत के मीडिया भी ये लिख रहा है कि शायद चाइना एकदम डिफ्लेशन में चली जा रही है। सो चाइना का सिचुएशन, यूरोजोन का सिचुएशन, यूके का सिचुएशन, और आप सब मीडिया में 2 दिन पहले देखे होंगे कि यूएस का डाउनग्रेड हुआ और उसके कारण उनके स्टॉक मार्केट में उथल पुथल होने लगा। इसीलिए मैं इन सब परिप्रेक्ष्य में ऑनरेबल स्पीकर सर आपसे विज्ञप्ति करती हूं कि भारत के इकोनॉमी को एक बार हम इस नजरिया से देखते हुए भारत के इकोनॉमी का हालात को समझना चाहिए। 2013 में जो मॉर्गन स्टैनली ने दुनिया में 5 सबसे नाजुक इकोनॉमी के लिस्ट करते हुए भारत का भी उसमें जोड़ा। 2013 India was declared as a fragile economy. उसी मॉर्गन स्टैनली आज भारत को अपग्रेड करते हैं, भारत को हायर रेटिंग देते हैं। सिर्फ 9 साल में इतना एकदम खराब और फ्रजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमी गिरावट हमारी हुई, उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ, और आज हम देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2 2022-23 में हुआ, and it is projected to grow at 6.5% in 23-24. These are projections given by not just one agency, several global agencies, and our own RBI's projection is also saying this. So सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और अपग्रेड किए गए इकोनॉमी, जबकि यूएस हो, चाइना हो, सबका डिग्रेडिंग, डाउनग्रेडिंग हो रहा है। So India is in a rare position, sir, of being optimistic and positive for its future growth. सर, ये सब कैसे हो पॉसिबल हुआ? 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पे चलते हुए हमारे पॉलिसी को इतना सुधारा, जिसके वजह से कोविड का संकट भी क्यों ना हुआ, हम उससे पार करते हुए आज रिकवरी के रास्ते पर सबसे तेजी गति में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले सर, जनधन योजना सबके साथ का उदाहरण मैं बोलने वाली हूं। जनधन योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, फोकस ऑन हेल्थ थ्रू आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, ये सब सामान्य लोग के लिए बेनिफिट करने वाले ऐसे स्कीम के द्वारा ही सबका साथ हुआ है। मगर इससे पहले हम सुनते थे गरीबी हटाओ, बार बार 6 दशकों से हम सुन रहे हैं गरीबी हटाओ। सचमुच में हटाया गया क्या? नहीं। अभी आप देख रहे हैं हम क्लियरली पॉवर्टी को कम करने में सफल देख पा रहे हैं, और भी काम बाकी है। सो यूपीए सरकार ने एक पोस्ट डेटेड चेक देते थे, हम सब समझते हैं आज का चेक नहीं, फ्यूचर डेट में चेक दिया गया, गरीबी हटेगा, मगर वो नहीं है हमारे पॉलिसी, और मोदी जी ने इसको पूरे के पूरे परिवर्तन कर चुके हैं।
मैं जवाब देती हूँ सर, उसका भी देती हूँ जवाब। सर, ये बदलाव कैसे हुआ? भाई बैठो यार। सर, ये परिवर्तन कैसे हुआ? देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर गवर्नेंस। वो ट्रांसफॉर्मेशन से वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं सिंपली समरी करना चाहती हूं, मगर डिटेल भी बोलूंगी। वर्ड्स लाइक बनेगा, मिलेगा, ये सब हो गया अभी। अब वो नहीं है। जनता आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गए, मिल गए और आ गए, यही हो रही है शब्दावली। मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं। यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गए। गैस कनेक्शन मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया। वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में, अभी मिल गया। पीएम आवास का घर बनेगा, अभी पीएम आवास का घर बन गया। टॉयलेट्स बनेगा करते थे, अभी टॉयलेट्स बन गए। गांव में सड़क बनेगा बोलते थे, अभी गांव में सड़क। हाईवेज बनेगा करते थे, अभी हाईवेज। ब्रिजेस बनेगा करते थे, अभी ब्रिजेस। पोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी पोर्ट्स। एयरपोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी एयरपोर्ट्स। बैंक अकाउंट्स खुलेगा करते थे, अभी बैंक अकाउंट्स। किसान और एमएसएमई को ईसी लोन मिलेगा करते थे, अभी किसान और एमएसएमई को ईसी बैंक लोन मिल गए। सस्ती दवाई, सस्ती दवाई, सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा करते थे, अभी सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिल गया। आसानी से राशन मिलेगा करते थे, अभी आसानी से राशन मिल गया। इसीलिए सर, इसका समझ आवश्यक है। एक्चुअल डिलीवरी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना कि मुंह से शब्द कहकर गुमराह करने से। इसीलिए आप जनता को सपने दिखाते हैं, हम जनता के सपने साकार करते हैं। एंड वी बिलीव इन एम्पावरिंग ऑल एंड अपीसमेंट ऑफ नन। सर, एक मिनट वित्त मंत्री जी, एक मिनट वित्त मंत्री, एक मिनट विराजे। आप भी विराजे, आप भी विराजे, आप भी विराजे, आप भी बैठे, आप बैठे। मैं एक मिनट दादा, एक मिनट। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, न इधर न उधर कोई भी जब कोई वक्ता बोल रहा हो तो नारेबाजी न करे। ये व्यवस्था दे दी है, न इधर से न उधर से कोई नारेबाजी नहीं करे। सदन में वक्ता जब बोल रहा है तो वक्ता बोले, नारेबाजी न इधर से हो न उधर से हो। माननीय वित्त मंत्री जी, तो आप देख पा रहे थे सदन की कार्रवाई, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोल रही थी और अभी तक के 9 साल के सरकार के कामकाज का ब्यौरा दे रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप ताजा खबर के लिए लगातार जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।